तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एनिमल जो आपका ब्रीडिंग था पार्ट 2, उसमें हमने देखा था कि मेथड ऑफ ब्रीडिंग में हमने आउट ब्रीडिंग के दो टाइप पढ़े थे। पहला था आउट क्रॉसिंग, दूसरा था आपका क्रॉस ब्रीडिंग। दो और टाइप है जिनके बारे में हमें पढ़ना था। जो आपका तीसरा टाइप है वो है आपका ग्रेडिंग अप। क्या है? ग्रेडिंग अप। इसको हिंदी में क्रमोन्नति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमोन्नति। देखिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा, यहां अगर इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो यहां आपको दो वर्ड मिलेंगे, ग्रेड प्लस अप। ग्रेड प्लस अप मतलब क्या है? किसी भी ग्रेड मतलब क्या? श्रेणी को उठाना, ऊपर करना। किस श्रेणी को? प्रजनन की श्रेणी को। ठीक है, मतलब जो आपका प्रजनन का जो ग्रेड है ना उसको इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करना है? जितने भी आपके वेल कैरेक्टर्स जो मेल हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लक्षण वाले जो नर हैं, उनका उपयोग करके जो अशुद्ध नस्ल की मादा है उनमें सुधार लाना, यही ग्रेडिंग अप कहलाता है और यही आपको याद रखना है। देखिए ग्रेडिंग अप में पेपर में आपको पूछा गया था, ग्रेडिंग अप है, ऑप्शन थे पहला प्योर ब्रीड क्रॉस इम्प्योर ब्रीड, दूसरा था इम्प्योर ब्रीड क्रॉस प्योर ब्रीड, तीसरा था आपका दोनों प्योर ब्रीड और चौथा था आपका दोनों इम्प्योर ब्रीड। तो याद रखेंगे ग्रेडिंग अप में हमेशा प्योर ब्रीड के नर को, मतलब ये मेल होगा, किससे क्रॉस कराया जाता है? इम्प्योर ब्रीड के मादा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्या किया जाता है? एक प्योर ब्रीड के मेल को क्रॉस कराया जाता है इम्प्योर ब्रीड के फीमेल को। क्यों कराया जाता है? ताकि ये जो इम्प्योर ब्रीड है, अशुद्ध नस्ल है, इसमें लगातार शुद्ध नस्ल के क्रॉस कराने से एक ऐसा जनरेशन आता है, एक ऐसी पीढ़ी आती है, और वो पीढ़ी का नंबर क्या है? 7वां। ये भी आपका एग्जाम में आया है ना, ये भी आपका एग्जाम में आया है कि कौन से पीढ़ी में शुद्ध नस्ल का जो आपका संतति है वो पैदा हो जाता है, तो वो 7वां है। देखिए स्टार्टिंग 6 से हो जाती है, 6वें में ही जो आपका परसेंटेज है ना वो बहुत ज्यादा प्योर होने लग जाता है। अब जब आप चार्ट पढ़ेंगे ना कि कौन से जनरेशन में कितना परसेंट आता है तो आप समझ जाएंगे। बट जो 7th जनरेशन रहता है वहां पे आपको एक प्योर ब्रीड मिल जाती है। किसकी प्योर ब्रीड? ये जो आप मेल यूज किए थे ना, वो जो प्रोजेनी आपका निकलेगा, संतति निकलेगा, उसमें 99.22% कैरेक्टर्स किसके होंगे? इसके होंगे। और इस ब्रीड के कैरेक्टर्स नहीं के बराबर 0.7 के आसपास कुछ रहता है, मतलब नहीं, नेग्लिजिबल के बराबर रहता है। तो हमने क्या किया? एक प्योर ब्रीड थी, लगातार, अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसी प्योर ब्रीड का इसी इम्प्योर ब्रीड के संतति से लगातार क्रॉस कराना है। लगातार, ये नहीं कि 2 जनरेशन क्रॉस कराया उसके बाद इसको हटाया किसी और ब्रीड को लिया, ये ग्रेडिंग अप नहीं कहलाएगा, वो हो जाएगा फिर आपका क्रॉस ब्रीडिंग। क्या हो जाएगा? क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्या ध्यान रखना है कि एक प्योर ब्रीड का जो मेल रहेगा और एक इम्प्योर ब्रीड की फीमेल रहेगी, दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, जो भी प्रोजेनिस निकलती जाएगी उसका क्रॉस वापस से किससे कराना है? प्योर ब्रीड से। अब आप बोलोगे कि सपोज सर समझ लेते हैं कि वहां फीमेल नहीं निकली, जैसे यहाँ पे क्रॉस होने के बाद मान लेते हैं कि मेल आया, अब मेल का क्रॉस मेल से थोड़े कराएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यही पे यहाँ का इसका एक डिसएडवांटेज निकलता है। जब डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेल निकला तो वो जनरेशन स्किप कर दिया जाएगा, उस जनरेशन को काउंट ही नहीं किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। देखो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। चलो अब फायदे नुकसान की बात आती है तो फायदे की बात कर लेते हैं कि ग्रेडिंग अप क्यों किया जाता है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट कि अशुद्ध नस्ल की गाय में सुधार लाने, मतलब उसको पूरा अपने को क्या करना है, उसका प्रोडक्शन नहीं है, कुछ उत्पादन नहीं हो रहा, लेकिन हमें क्या है, उस गाय को रखना है। तो हम उस गाय को क्या कराते हैं? प्योर ब्रीड से लगातार क्रॉस कराते हैं, जिससे कि जो संततियां निकलती जाती है ना वो धीरे धीरे अच्छी होती जाती है। ऐसा नहीं कि पहले जनरेशन में बहुत बेहतर हो जाएगा, पहले जनरेशन में 0.5% अच्छा होगा, उसके बाद 75% होगा, उसके बाद 87.5, ये सीरीज है, पढ़ेंगे अपन। तो लगातार धीरे 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 क्या रहता है, जो संतति रहती है ना वो प्योर होने लगती है और हमारे लिए यूजफुल हो जाती है। दूसरा इसका लाभ क्या है कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ देसी काउस भी छोड़ दो, नंबर ऑफ इनब्रीड काउस जो है, ठीक है, जो इम्प्योर काउस, अशुद्ध नस्लों की संख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब उसमें अगर हम ग्रेडिंग अप नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो यूजफुल ही नहीं होगी। इम्प्योर है, अशुद्ध नस्ल है, क्या ही उपयोग करोगे आप उसका? ना वो अच्छे से दूध उत्पादन दे पा रही है, चलिए कार्य अगर कर रही है तो फिर भी ठीक है कार्य करने के लिए, लेकिन कितना ही उपयोग करेंगे आप? सिर्फ कार्य करने के लिए आप उसको थोड़े पालेंगे जब आपको उत्पादन ही नहीं मिल रहा है, और इतनी बड़ी संख्या है तो आप इसको क्या है, सीधा सीधा तौर पे हटा भी नहीं सकते। तो वहां पे ये ग्रेडिंग अप बहुत काम आता है। मतलब जब नंबर ऑफ आपके इम्प्योर ब्रीड्स ज्यादा हो और
आपके पास सांड की संख्या कम हो, यह इसका तीसरा फायदा है ना। दूसरा फायदा क्या था, जब बहुत ज्यादा शुद्ध नस्ल हो तो उसके लिए ग्रेडिंग अप किया जाता है। तीसरा, जब आपके पास सांड की संख्या बहुत कम हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जब बहुत शुद्ध सांड की संख्या बहुत कम हो तो ग्रेडिंग अप किया जाता है। 3 पॉइंट्स क्या थे, पहला पॉइंट था आपके इम्प्योर ब्रीड को प्योर बनाना। दूसरा पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ, अगर आपके देसी ब्रीड्स या इम्प्योर ब्रीड्स ज्यादा हो तो ग्रेडिंग अप किया जा सकता है, आसान है। और तीसरा क्या है कि अगर आपके पास सांड की संख्या कम हो, बहुत कम हो, तो ग्रेडिंग अप किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में, देखिए नेचुरल ब्रीडिंग में अगर मान लेते हैं कि एक जो सांड है वो 20 ml आपका स्पर्म रिलीज कर रहा है, तो ये नेचुरल अगर ब्रीडिंग किया जाएगा तो पूरा का पूरा 20 ml क्या होगा, किसी एक काउ में जाएगा। बट जैसे हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं ना, इस 20 ml को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट करते हैं। मतलब क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक कि शुक्राणुओं की संख्या उतनी ना हो जाए जो कि एक गाय को गर्भित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा तौर पे हम इसमें क्या करते हैं, अगर आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज, शरबत में आपने देखा ना पानी मिलाया जाता है जब तक कि उसका गाढ़ापन कम नहीं हो जाता, यहां भी सेम चीज किया जाता है। अब हमने डाइल्यूट कर दिया, अब हमारे पास इतनी क्वांटिटी आ गई है कि अब हम 10 से 15 गायों को क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर, मतलब ब्रीडिंग करा सकते हैं। पहले कितनी गाय हो रही थी आपकी, एक गाय नेचुरल वे में। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में कितना हुआ, 10 से 15 गाय। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग आपका मुनाफा हो गया ना, कि हमने बहुत सारी, अभी मान लेते हैं कि 10 से 15 क्या है, इंप्योर ब्रीड्स हैं, तो हम एक बार में 10 से 15 इंप्योर ब्रीड्स को क्या कर सकते हैं, क्रॉस करा सकते हैं या ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो ये आपका ग्रेडिंग अप है कि जब गाय की संख्या ज्यादा और सांड की संख्या कम हो तो ग्रेडिंग अप, जब इंप्योर ब्रीड को प्योर बनाना हो तो ग्रेडिंग अप, जब आपके पास ये, और ये बहुत सरल उपाय है ना, बहुत सिंपल है, और बहुत सिंपल मतलब इन सेंस कि इसमें ज्यादा खर्चे नहीं होते। देखिए ना, आप एक बार में ही 15 से 20 गाय को, 10 से 15 या 20 गाय को गर्भित करा लेते, तो ये सरल भी और सस्ता भी है, मतलब आपका चीप भी है और इजी भी है। तो ये क्या है आपके ग्रेडिंग अप के फायदे। अब देखिए जिसके फायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी है, ठीक है, कुछ नुकसान भी है, इसके भी कुछ हानियां हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती है। तो इसकी हानियां क्या है, सबसे पहले हानि ये है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। कैसे टाइम टेकिंग प्रोसेस, मैंने क्या बोला था, प्योर ब्रीड का क्रॉस कराया जाएगा इम्प्योर ब्रीड से। ठीक है, प्योर ब्रीड का क्रॉस कराया जाएगा इम्प्योर ब्रीड्स, और कब तक कराया जाएगा, 7th जनरेशन तक, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 जनरेशन तक आपको क्रॉस कराना। और एक बार जो आपकी गाय गर्भित होती है उसमें कितना दिन लगता है, 281 दिन लगता है, मतलब 281 इंटू 7 डेज प्लस इसमें अब गैप भी तो होगा। ऐसा थोड़ा है कि गाय ने बच्चा दिया और अगले दिन फिर से गर्भित हो जाएगी, तो कुछ गैप भी रहेगा, 21 दिन 20 दिन उसको वापस से हीट पीरियड मानना पड़ेगा, वापस से उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा जो आपका स्पर्म है, तो प्लस जो आपका एडिशनल डेज है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, ये जो टाइम है ना बहुत लंबा जाता है, 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा डिसएडवांटेज, ये तो पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज, सपोज किसी जनरेशन में मान लेते हैं कि 2 जनरेशन तक तो हमें फीमेल मिल रही है। ठीक है, 2 जनरेशन तक हमें जो प्रोजेनी मिल रही है, संतति मिल रही है, बच्चा मिल रहा है, वो फीमेल है। मान लेते हैं तीसरे जनरेशन में हमें मेल मिल गया। अब मेल का क्रॉस मेल से तो नहीं करा सकते ना, क्योंकि हमें क्रॉस तो इसी से कराना है। तो ये जो जनरेशन है ना, ये स्किप हो जाता है, मतलब अब तीसरा जनरेशन यहां काउंट नहीं होगा, अब ये तीसरा जनरेशन बन जाएगा अगर कहीं पे नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल आया तो। मतलब यहां पे क्या है, एक रिस्क भी है कि लगातार आपकी फीमेल आने से ही ये ज्यादा सक्सेस होगा, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार फीमेल आए, किसी बार में ये भी हो सकता है कि 4 बार मेल आ जाए, या हो सकता है कि पूरा 7 के 7 बार मेल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कुछ भी किसी भी चीज की हो सकती है। तो ये क्या है, एक रिस्क टेकिंग प्रोसेस है कि इसमें आपके जो फीमेल कंटिन्यूअसली आने चाहिए, ये थोड़ा सा क्या होता है, रिस्की हो जाता है। अब इस रिस्क को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इस रिस्क को कम करने के लिए ही नंबर ऑफ इंप्योर ब्रीड्स ज्यादा कर दिए जाते हैं। मतलब हम किसी एक गाय में ग्रेडिंग अप ना करके अब क्या कर देते हैं, 4 गाय में अपन ने ग्रेडिंग अप कर दिया। अब सपोज मान लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में इसका मेल आ गया, मान लेते हैं इसका मेल आ गया, इसका भी मेल आ गया, इसका भी मेल आ गया, एक का तो फीमेल आ जाएगा। अब अगर नहीं आया तो अलग बात है, बट चांसेस रहते हैं कि एक का फीमेल आया, मतलब इसका क्रॉस हम इससे करा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 का फीमेल आ गया, तो दोनों से क्रॉस करा सकते हैं। तो रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंप्योर ब्रीड्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है ना, 20 ml से हम बहुत सारे गायों को गर्भित कर सकते हैं, प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ काउस बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमें ही फायदा होने लगता है। अच्छा, और क्या नुकसान है इसके, नुकसान ये है कि इसमें जो भी ब्रीड्स बनते हैं
उसमें जो रहता है आपका हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स, मतलब असमरूपता लगातार बढ़ते जाती है। असमरूपता लगातार बढ़ने से आपको पता होगा कि प्रजनन क्षमता कभी कभार कम हो जाती है। उत्पादन तो आपका बढ़ जाएगा लेकिन प्रजनन क्षमता कभी कभार कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही ब्रीड से आप लगातार उसको क्रॉस कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो। ठीक है, ऐसा है ना। और फिर इसके क्या डिसएडवांटेज है? देखिए, इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको जो है एक वेल नॉलेज्ड पर्सन चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके ग्रेडिंग अप कर देगा, हाँ बिल्कुल नहीं। आपके लिए उसको वेल नॉलेज होना पड़ेगा, उसको पता होना पड़ेगा कि गाय कब गर्भित होगी। आपने 5 गाय लिया है, उनका हीट पीरियड अलग अलग हो सकता है। आपके आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन करेंगे उसका टाइम अलग हो सकता है। फिर उसके बाद जब बच्चे निकलेंगे उनको निकालने की प्रक्रिया, उनमें लक्षण, प्रोजेनी टेस्ट, आपको पता होगा प्रोजेनी टेस्ट भी किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि ग्रेडिंग अप कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रोजेनी सुपीरियर है कि नहीं, तो प्रोजेनी टेस्ट करना भी जरूरी है कि क्या जो आपका प्रोजेनी निकला है वो अपनी जो माँ है, जो आपका इम्प्योर ब्रीड है, उससे सुपीरियर निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो फिर ग्रेडिंग आपका मतलब ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो रहती है ना, ये आपको इवोल्यूशन करना बड़ा जरूरी रहता है। तो ये कुछ थोड़े से इसके डिसएडवांटेज है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्रेडिंग अप बहुत अच्छी प्रोसेस है। अच्छा, ग्रेडिंग अप में परसेंटेज पूछा जाता है कि जनरेशन 1 में कितना परसेंट है, जनरेशन 2 में कितना परसेंट है, जनरेशन 3 में कितना परसेंट है, ये आपको पूछा जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप हमेशा देखेंगे 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, जहां n क्या है आपका नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन है। यहां पे मैंने जी नहीं लिख दिया, जी मत समझ लेना भाई, जनरेशन है, यहां पे जगह नहीं था करके मैंने ऐसे कर दिया, नंबर ऑफ जनरेशन। अब देखते हैं ना, ये फॉर्मूला आप बस समझ जाइए। हम यहाँ पे एक प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होता है आपका ग्रेडिंग अप। एक आपका मेल होगा, मैंने बताया, एक आपका फीमेल होगा। ठीक है, ये चीज है। ये मेल आपका क्या होगा, प्योर होगा, ये फीमेल आपकी क्या होगी, इम्प्योर होगी। ये दो इंपॉर्टेंट चीज होगी आपकी। अब इसके बाद मान लेते हैं F1 जनरेशन में, अभी हम पूरे को फीमेल मान के चलेंगे ना, कि मान लेते हैं कि पूरा फीमेल आ रहा है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। F1 जनरेशन में अब देखिए, ये अपने आप में 100% प्योर है, ये अपने आप में 100% इम्प्योर है। ये दोनों चीजें आपको पता है। ठीक है, अब इनका अगर क्रॉस हुआ तो इस जो प्योर ब्रीड है इसका 50% कैरेक्टर आएगा और इस इम्प्योर ब्रीड का कितना कैरेक्टर आएगा, 50%। यहां तक क्लियर है। अब F2 जनरेशन में वापस से ये जो निकलेगा प्रोजेन, इसका क्रॉस किससे कराया जाएगा, इस वाले से। अब यहां पे इसका काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, इसका काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। F2 जनरेशन में ये जो है इसका 50% कैरेक्टर प्लस 25% और कैरेक्टर आएगा। अब ये कैसे आएगा यही आपको समझना है, मैं पूरा चार्ट बना के समझा देता हूं। ठीक है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि एक प्योर है, एक इम्प्योर है। अब आपको चार्ट में पता चलेगा। मान लेते हैं कि ए मेल है और बी फीमेल है, जिससे क्या निकला, सी एक फीमेल निकला। इस सी का क्रॉस वापस से किससे होगा, ए से होगा। ठीक है, तो पहले अभी इसको हटा देते हैं, अभी यहां पे बात करते हैं। इस सी में इसका कितना कैरेक्टर होगा, 50%, और इस ए का कितना कैरेक्टर होगा, 50%। क्लियर है इतना? अब यहां पे मैंने वापस से ए से क्रॉस कराया है। ठीक है, अब ये 50% को हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं। अब ये अपने आप में 100% हो गई है। इस 100% में इसका कितना कैरेक्टर है, 50%, और इसका कितना कैरेक्टर है, 50%। वापस से मैंने किसका क्रॉस कराया है, ए का, तो ये ए अपने आप में फिर 100% हो जाएगा। अब इस 100% मान लेते हैं कि प्रोजेनी डी निकला, तो इसका कितना कैरेक्टर आएगा, 50%। और यहां पे ए और बी थे, तो इस ए का कितना आएगा, 25%, और इस बी का कितना आ जाएगा, 25%। तो अब ए का टोटल कैरेक्टर कितना हुआ, 75%, और बी का टोटल कैरेक्टर क्या हुआ, 25%। समझ आ गया इतना? वापस से मैं इस डी को किससे क्रॉस कराऊंगा, ए से क्रॉस कराऊंगा। मान लेते हैं कि ई निकला। ठीक है, अब ये डी में जो 100% कैरेक्टर्स हैं, उसमें ए का कितना कैरेक्टर है, 75%, और बी का कितना कैरेक्टर है, 25%। ठीक है, तो इस 75 का आधा आएगा, मतलब 12.5, प्लस इस बी का, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया सर, हाँ सॉरी, 75% कैरेक्टर किसके अभी आ गए हैं, इस डी में। इस डी में 75% कैरेक्टर किसके हैं, ए के हैं। अब बी के कितने कैरेक्टर बचे हैं इसमें, 25%। वापस से मैंने इस डी को क्रॉस कराया है ए से, तो ये ए अपने आप में फिर कितना परसेंट है, 100% है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से ई निकला। अब देखिए परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लगता है। यहां पे F1 जनरेशन में ए का कितना परसेंट था, 50%। F2 जनरेशन में ए का कितना परसेंट था, 70%। चलिए क्रॉस चेक करते हैं।
पहला जनरेशन में हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया फर्स्ट जनरेशन में ए का, फर्स्ट जनरेशन में ए आया है 50, सेकंड जनरेशन में ए आया है 75। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जनरेशन रखूं 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2, जनरेशन क्या ले रहे हैं 8, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 टू द पावर 1 मतलब 1 आ जाएगा। तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो 100 माइनस 50 बराबर कितना आया 50। ये देखिए आपका F1 जनरेशन का कैरेक्टर आएगा। चलिए F2 जनरेशन का चेक करते हैं, क्रॉस चेक। तो 2 टू द पावर अब क्या आ जाएगा 2, तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 टू जा 4। अब 4 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो कितना आता है 25, और 100 माइनस 25 75। देखो ये सेकंड कैरेक्टर आ गया। तो ये क्रॉस चेक करने का है। अब अगर मैं कैरेक्टर्स के एक पूरा चार्ट बनाऊं ना, तो चार्ट कुछ ऐसे बनेगा, A क्रॉस B, हमें सिर्फ A से मतलब है। तो सबसे पहले A का 100% था, B का 100% था। हमें क्या करना है पता है, पहले आप दोनों को 50-50 कर दो, ठीक है, दोनों को 50-50 कर दो। इसके बाद क्या करना है, इसको आधा करते जाना, और इसके आधे को कहां ऐड करना है A के साइड में। क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टर धीरे धीरे आधा होते जाएगा और इसका कैरेक्टर धीरे धीरे आधा बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार हम A से ही तो क्रॉस करा रहे हैं ना, B तो बस फर्स्ट जनरेशन में, उसके बाद तो खत्म हो गया। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 25, इसको यहाँ पे ऐड कर दो 75। इसका आधा कितना हो जाएगा 12.5, यहाँ पे ऐड कर दो 87.5। फिर इसका आधा कितना आ जाएगा 6.25, यहाँ पे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 93, और 93.75 के आसपास आएगा ना, 93 और ये हो गया हाँ 75, ठीक है यहाँ पे। अब इसके बाद फिर इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 3.125, ठीक है 3.125 यहाँ पे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 96.87, ठीक है। फिर इसका आधा कर दो तो 1.56 आ जाएगा, इसको यहाँ पे ऐड कर दो तो 98.43, ठीक है। सच तेरा ये 8 5 13 1 14, हाँ ठीक है 98.43। फिर वापस से इसको फिर आधा कर दो तो इसका कितना आ जाएगा 0.78 आ जाएगा। इस 0.78 को यहाँ ऐड कर दो तो 8 और 3 हो गया 11 के 1, 7 4 11 1 12, एक हासिल में 99.21। ये कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, ये कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, जनरेशन काउंट करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ जनरेशन में देख रहे हैं आपका परसेंटेज कितना बच रहा है। बी के कैरेक्टर का 0.78, लगभग नहीं के बराबर, और ए का कैरेक्टर कितना बच रहा है 99.21। कितना हो रहा है 99.21। मतलब अब देख रहे हैं कि जो एक इम्प्योर ब्रीड थी आपकी वो कैसी हो गई है, लगभग प्योर ब्रीड हो गई। इसीलिए ग्रेडिंग अप यूज किया जाता है और ये परसेंटेज पूछा जाता है। अगर यहाँ पे आपको किसी भी जनरेशन को क्रॉस चेक करना है ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमने 2 जनरेशन को क्रॉस चेक किया, चलिए आप अपन ना 6वें जनरेशन को क्रॉस चेक करते हैं। तो 2 के पावर में आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 2 के पावर में 6, 2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 8, 2 4 जा माफ कीजिएगा थोड़ा सा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, ठीक है। ऐसे करने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैं सीधा मन में कर देता हूँ। 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 64। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा पता है, 100 माइनस 1.56 के आसपास आएगा, और जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे 98.4344 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, जो किसके बराबर है यहाँ पे। तो ऐसे आपको क्रॉस चेक करना है। ये जनरेशन आपका क्या है, यही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कभी कभार एक साल शायद आपको पूछा था 6वां जनरेशन का कि 4th जनरेशन का परसेंटेज पूछा था, तो ये आपको बताना है, ये नहीं बताना है, क्योंकि आप क्रॉसिंग ए से करा रहे हो तो ये परसेंटेज आपको दिखाना है। तो ये रहा आपका ग्रेडिंग अप। आई होप कि ग्रेडिंग अप आपको समझ आ गया होगा, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, कैसे कैरेक्टर्स आते हैं। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट बच गया है वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बच गया हमारा, हाइब्रिडाइजेशन। इसको हिंदी में प्रसंकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रसंकरण, संकरण नहीं ना, प्रसंकरण। इसमें जो 2 चीजें याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज ये है कि इसमें 2 अलग अलग जेनेरा का क्रॉस कराया जाता है।
या फिर स्पीसीज का स्पीसीज के साथ क्रॉस कराया जाता है। ब्रीड नहीं होते हैं ना यहाँ, दोनों अलग अलग स्पीसीज होंगे। जैसे बुबेलस बुबेलिस का क्रॉस करा देंगे बुबेलस कैराबेनेसिस से, या फिर बॉस एंडिकस का क्रॉस कराया जाएगा बॉस टॉरस से, ये आएगा स्पीसीज में। लेकिन जीनस में बिल्कुल जीन ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओविसेरिस का क्रॉस करा देंगे कैप्रा हिरकस से, ठीक है। या फिर आपका माफ कीजिएगा बॉस जो आपका टॉरस है उसका क्रॉस करा देंगे मान लेते हैं बुबेलस बुबेलिस से। ऐसे मतलब दो अलग अलग जीन होने चाहिए या दो अलग अलग स्पीसीज। यहां पे अभी तक हम क्रॉस कैसे करा रहे थे, एक ही जो आपके एनिमल है उनके स्पीसीज के अंदर ही क्रॉस करा रहे थे, इंट्रा स्पीसीज क्रॉस करा रहे थे। मतलब साहिवाल का क्रॉस या तो साहिवाल से करा रहे थे, अगर दूसरा भी जा रहा था तो हम क्या करते विदेशी नस्ल या किसी से क्रॉस करा रहे थे। जैसे कि आपका साहिवाल का क्रॉस करा दिया अपन ने देसी नस्ल के किसी और से, साहिवाल से नहीं तो मान लेते हैं गिर से क्रॉस करा दिया, साहिवाल का क्रॉस करा दिया आपका थारपारकर से, या साहिवाल का क्रॉस करा दिया हरियाणा से। यहाँ पे बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, साहिवाल का क्रॉस करा देंगे मुर्रा से। क्या हो रहा है, एक गाय की है एक भैंस की। तो क्या याद रखना आपको हाइब्रिडाइजेशन में कि प्रजनन की इस विधि में, ये बहुत ब्रॉड है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत ब्रॉड फील्ड है, ठीक है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है प्रजनन का। प्रजनन की इस विधि में दो अलग अलग जो आपके जीन्स है, जेनेरा है, जेनेरा को वंश बोला जाता है, दो अलग अलग वंशों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अच्छा, दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी गया है कि हाइब्रिडाइजेशन से जो भी आपका प्रोजेनी निकलता है ना वो स्टेराइल रहता है। क्या रहता है, स्टेराइल, फर्टाइल नहीं रहता। स्टेराइल को हिंदी में बांझ रहता है, मतलब उसमें क्षमता नहीं रहती है कि वो वापस से बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्यों है भाई, अभी तक तो हम जितने भी क्रॉस पढ़ा रहे थे उसमें हमने देखा कि भाई जो भी आपका प्रोजेनी निकल रहा था वो मतलब सक्षम है वापस से बच्चा निकालने में। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे होता ये है कि हमने दो अलग अलग वंश को क्रॉस कराया, मतलब क्रोमोसोम नंबर भी अलग अलग होंगे, क्रोमोसोम नंबर भी अलग अलग होंगे, मतलब जो आपका बच्चा निकलेगा वो भी तो अलग हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम अलग है। तो जब सेल डिविजन होंगे, क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलेंगे, जब फर्टिलिटी होगी, उस टाइम इसके 62 है इसके 64 है, तो कहां एक पेयर तो मतलब दो पेयर तो कम हो गए ना। तो ये दो पेयर कम हो गए, मतलब क्या, यही दो पेयर रीजन रहते हैं इस खच्चर को स्टेराइल बनाने के। तो अगर आपको रीजन पूछा गया कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन से बच्चे जो रहते हैं वो स्टेराइल पैदा होते हैं, सबसे पहले डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर, दो अलग अलग क्रोमोसोम नंबर को हम क्रॉस करा रहे हैं, इसलिए जो बच्चा निकलता है उसका क्रोमोसोम नंबर और अलग हो जाता है। देखिए 63 हो गया, 62 आपकी गधा का रहता है, 64 आपकी घोड़ी का रहता है। क्रॉस कराने से जो खच्चर बनता है उसका क्रोमोसोम नंबर 63। दूसरा चीज जो रहता है, इसमें एग फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है। मतलब जब ब्रीडिंग कराया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है, तो आपका जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, शुक्राणु जो रहते हैं ना वो अंडे से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है, मिल नहीं पाते हैं। और यही वजह रहती है कि जो खच्चर निकलता है उसमें एग फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अब एग फॉर्मेशन नहीं थी भाई, बच्चा कहां से बनाएगा, ये तो वैसे ही बांझ पैदा होगा ना। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कराया क्यों जाता है भाई, दो अलग अलग आप वंश को ले रहे हो, क्यों जरूरत पड़ गई आपको, तो इसमें रहता है एक श्रेष्ठ नस्ल का विकास करना, या एक श्रेष्ठ जाति का विकास करना, एक श्रेष्ठ जाति जो अपन है उसका विकास करते हैं। खच्चर का यूज अगर आपको पता होगा तो ये घोड़ों के जैसे बहुत तेज तो नहीं और गधों के जैसे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दोनों का क्रॉस होने की वजह से अच्छा तेज भी चलता है और सामान भी अच्छा ढोता है। मतलब खच्चर को अगर आप देखेंगे, दिखेगा दोनों का क्रॉस ऐसे दिखेगा ना। शरीर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा छोटा होगा घोड़े से, लेकिन गधे से थोड़ा सा बड़ा होगा, और गधे की तुलना में सामान भी अधिक ढो देता है और तेज अच्छी गति से चलता भी है। तो इसीलिए मतलब अलग अलग जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है ना, उद्देश्य रहता है, उसके लिए हो सकता है कि किसी का उपयोग अपन मांस उत्पादक के लिए कर रहे, हो सकता है कि हमने बकरी और भेड़ का क्रॉस कराया और हमने क्या कर दिया, एक ऐसी नस्ल निकाली जो मांस उत्पादन के लिए भी अच्छी हो रही है और जिसमें से ऊन उत्पादन भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो यही आपका हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें जो आपका मेनली पूछा जाता है, पहला चीज तो आपका हो गया बांझ उत्पन्न होती है, स्टेराइल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है क्रॉसेस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल दे देगा आपको कि हिन्नी किसका क्रॉस है, या आपको पूछ देगा कि खच्चर किसका क्रॉस है। तो याद रखेंगे, स्टार्ट करते हैं खच्चर से। खच्चर किसका क्रॉस है, गधा क्रॉस घोड़ी। ये आपको पूछा गया है ना पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका ट्रिक अगर देखिए कंफ्यूज कहां होता है, मैं दूसरे में बताता हूं। हिन्नी जो रहता है ना, अब यहां पे आके ना आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है एग्जामिनेशन हॉल में। उसको खच्चर पूछा जाता है, उसके दिमाग में समझ ही नहीं आता कि गधा क्रॉस घोड़ी है कि घोड़ा क्रॉस गधी है।
ठीक है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आने लगती है। सबसे पहला चीज जो ये होगा लेफ्ट वाला वो मेल होगा, जो राइट वाला होगा वो फीमेल होगा। इसका ट्रिक है ना, मैं बता रहा हूं क्या होगा। लेफ्ट वाला मेल होगा, राइट वाला फीमेल होगा। अब आपको सिर्फ एक याद करना है, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि अगर पहले में गधा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे में क्या आएगा, घोड़ा आएगा। अब याद क्या करना है, इसका पहला अक्षर देखिए क्या है, ख, ये क्या है ग, ये क्या है घ, क ख ग घ होता है ना, क ख ग घ। तो अगर ख से क्या होगा खच्चर, और पहला ग आया मतलब क्या होगा गधा, और यहाँ घ आया मतलब क्या हुआ घोड़ी। आपको थोड़ा सा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्या है थोड़ा सा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। क ख ग घ आपको सीखना पड़ेगा, ख से स्टार्ट करना पड़ेगा। क को आप छोड़ दीजिए, ख मतलब खच्चर, ग मतलब गधा, घ मतलब घोड़ी। अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, ये ट्रिक समझ आया। इसके बाद हिन्नी, हिन्नी किसका क्रॉस है, आप जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ गधा था तो यहाँ क्या हो जाएगा घोड़ा, यहाँ घोड़ी थी तो यहाँ क्या हो जाएगा गधी। तीसरा है आपका पीनू, पीनू आपको बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है पीनू, ठीक है। तो पीनू किसका क्रॉस रहता है, याक क्रॉस गाय। और ये जो गाय होती है तिब्बती गाय होती है ना, जो पहाड़ों में पाई जाती है ना, वो वाली गाय है। याक क्रॉस गाय का रहता है। फिर आपका रहता है कटेलो, कटेलो आपका क्या रहता है, भैंस क्रॉस गाय। अब ये गाय कैसी होगी आपकी, अमेरिकन गाय, या इसको नील गाय भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नील गाय या अमेरिकन गाय क्रॉस जो भैंस रहता है, भैंस क्रॉस गाय या जो नील गाय रहती है उससे क्या बनता है आपका कटेलो। और क्या है आपका जेब्रॉइड, जेब्रॉइड किसके क्रॉस से बना है, घोड़ा क्रॉस जेब्रा। तो ये एग्जांपल्स आपको पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हिंदी एक बार पूछा है, आपको खच्चर पूछा है, पीनू पूछा है, ये तीन चीज आपसे पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद आपका एक और पूछा गया था हिसार डेल, ठीक है, ये सारे तो अलग अलग जाति के हैं, मतलब अलग अलग क्या है आपके जेनेरा के हैं। अब इंट्रा स्पेसिफिक में भी एक आया था, मतलब जो स्पीसीज के अंदर, वो है आपका हिसार डेल। हिसार डेल किसका क्रॉस है, मेरिनो क्रॉस बीकानेर। ये भी आपका पेपर में पूछा गया है, ठीक है, मेरिनो क्रॉस बीकानेरी क्या है बनता है इससे, हिसार डेल। तो यहां पे आपका हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या पूछे जाते हैं, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। दूसरा क्या पूछे जाता है, कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। तो आपका जो एनिमल ब्रीडिंग है वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़िए, अगर आपको यहां तक आने में कोई भी डाउट होता है या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए, या फिर अपने ग्रुप्स में जाइए, या फिर अपने फैकल्टी से बात कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।